NCERT साइंस क्लास 9 चैप्टर 7। NCERT क्लास 9 चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? वर्गीकरण का आधार और विकास, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो जैव विविधता होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन के विभिन्न रूपों को ही जैव विविधता कहते हैं। अलग अलग रूपों में जो जीवन हमें दिखाई देता है, जीव जंतुओं के रूप में, पादप के रूप में, जीवों के भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा प्रकार हैं। ये सारे जो है ना जैव विविधता ही हैं। जीवों का अलग अलग रूप में मिलना ही जैव विविधता है। वर्गीकरण का महत्व, वर्गीकरण का महत्व क्या है? क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? तो विविध जीवों का अध्ययन सरल हो जाता है। अगर हम कभी भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो अध्ययन करना यानी स्टडी करना बहुत सिंपल हो जाता है, आराम से उसको स्टडी कर सकते हैं। विभिन्न जीव समूह जो हैं के बीच का संबंध स्थापित करने में भी मदद मिलती है। अलग अलग टाइप के जो जीव हैं उनके समूह के बीच जो संबंध होते हैं, विभिन्नताएं जो होती है, समानता जो होती है, उनको भी स्थापित करने में मदद मिलती है। जैव विकास, इवोल्यूशन को समझने में भी सहायता मिलती है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ किसी जीव का, वो भी हमको समझने में मदद मिलती है। यानी वर्गीकरण का 3 महत्व है। तो इसके बाद का टॉपिक है वर्गीकरण के पदानुक्रम, यानी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का हायरार्की क्या है, पदानुक्रम क्या है? वर्गीकरण के पदानुक्रम, इसमें पहला जो है यह उन लक्षणों पर आधारित होता है जो जीवों के बीच आधारभूत अंतर पैदा करते हैं। यानी फंडामेंटल जो डिफरेंस है ना, यही पैदा करता है। यह उन लक्षणों पर आधारित है जो जीवों के बीच आधारभूत यानी फंडामेंटल डिफरेंस जो है वो क्रिएट करता है। कार्ल वॉन लिनियस जो है, इन्होंने ही वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति को परिभाषित किया था। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है। स्पेसीज को परिभाषित किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस, कार्ल वॉन लिनियस किए थे। और द्विनाम पद्धति भी जो है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की भी शुरुआत इन्होंने की थी। द्विनाम पद्धति यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी कौन शुरू किया था? तो कार्ल वॉन लिनियस किए थे। द्विनाम पद्धति, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये क्या होता है? किसी भी जीव को 2 नामों से पुकारा जाता है। पहला नाम होता है जीन का, जीनस का, और दूसरा नाम होता है जाति का। यानी द्विनाम पद्धति क्या है कि किसी भी जीव को आप 2 नाम से जान सकते हैं, 2 नामों से पुकारा जाता है। नाम वंश और एक दूसरा होता है नाम जाति। तो नाम वंश यानी जीनस, और एक होता है नाम जाति यानी स्पीसीज। उदाहरण के लिए अगर मानव का वैज्ञानिक नाम पूछे तो होमो सेपियंस होता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा 5 जगत का वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। तो आर एच विटेकर साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने ये प्रस्तावित किया था कि हम लोग आसपास के जीव जंतु को ना 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। किंगडम्स यानी 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के जो जनक थे ना, आर एच विटेकर थे। यह वर्गीकरण जीवों को उनके कोशिकाओं की संरचना और पोषण के स्रोत, शारीरिक संगठन के आधार पर 5 मुख्य जगतों में विभाजित करता है। यानी क्या क्या रीजन था कि कोशिका की संरचना के आधार पे, दूसरा आधार है कि पोषण के स्रोत क्या होंगे, और तीसरा है कि शारीरिक संगठन क्या होगा, उनके आधार पे 5 जगत में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ऐसा पहली बार ट्राई कौन किए थे? तो आर एच विटेकर ने ऐसा किया था। इस 5 जगत में सबसे पहला जो पार्ट है वो है मोनेरा वाला पार्ट है। तो मोनेरा में क्या होता है? कोशिका के प्रकार कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक, 2 प्रकार की कोशिका हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक इसमें होंगे प्रकार, कोशिका के केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है। केंद्रक और झिल्ली युक्त तो होगा लेकिन कोशिकांग जो है अनुपस्थित होता है, नहीं होता है। शारीरिक संगठन कैसा होगा? तो एक कोशिकीय जीव होंगे, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये होगा। पोषण कैसा इनका होगा? तो स्वपोषी, खुद से अपना खाना बना सकते हैं, या ऐसे भी होते हैं जो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। स्वपोषी भी हो सकते हैं, विषमपोषी भी हो सकते हैं। उदाहरण क्या होगा? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया उदाहरण हो गए, और नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल्स में है, मोनेरा के एग्जाम्पल में। ये तो था मोनेरा।
अब चलते हैं प्रोटिस्टा पे। सेकेंड पार्ट क्या है? प्रोटिस्टा। सेकेंड जो पार्ट है वो हमारा प्रोटिस्टा है। इसमें कोशिका प्रकार कैसा होगा? तो ये भी यूकेरियोटिक कोशिका से बना होता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग लेकिन इसमें उपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त तो होता है और कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। इससे पहले वाले में कोशिकांग अनुपस्थित थे यानी नहीं थे। प्रोटिस्टा में कोशिकांग उपस्थित होते हैं। शारीरिक संगठन कैसा होगा? तो ये भी एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, एक ही सेल से बना होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये भी आ जाएंगे प्रोटिस्टा भी। पोषण कैसा होगा इनका? तो ये स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। स्वपोषी का एग्जाम्पल शैवाल हो जाएगा और विषमपोषी का एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। उदाहरण इनका अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये जो जीव हैं ये सब इनके प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हो जाएंगे, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अब तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं, फंजाई, जिसको कवक कहते हैं, फंगी या कवक। कोशिका प्रकार इनका कैसा होगा? तो ये भी यूकेरियोटिक कोशिका है और कोशिका भित्ति इनमें होगा काइटिन की बनी हुई होगी। कोशिका भित्ति होती है और वो काइटिन की बनी होती है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि काइटिन की कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है। शारीरिक संगठन कैसा होगा? तो ये बहुकोशिकीय होते हैं यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। बहुकोशिकीय होते हैं यानी एक से ज़्यादा इनमें कोशिकाएं होती हैं। पोषण कैसा होगा? तो मृत जीवी होते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं। सरे गले जो कार्बनिक पदार्थ हैं उन पे निर्भर रहते हैं। तो सरे गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहने वाले ये जीव हैं, फंजाई और कवक। तो मृत जीवी यानी सैप्रोफाइट्स होते हैं। उदाहरण क्या है? तो यीस्ट हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा और पेनिसिलियम हो जाएगा। उदाहरण में जो मशरूम हम लोग खाते हैं इनके उदाहरण में फंजाई और कवक यानी मशरूम कवक ही होता है। यीस्ट का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? यीस्ट हमारे ब्रेड्स को फ्लफ़ी बनाने में, केक को फ्लफ़ी बनाने में यूज़ करते हैं। तो यीस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम ये जो हैं कवक के प्रकार हैं। अब फोर्थ टॉपिक पे आते हैं, प्लांटी या पादप। फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है? प्लांटी या पादप। कोशिका प्रकार इनका कैसा होगा? तो यूकेरियोटिक कोशिका ही होते हैं इनमें और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इससे पहले हम लोग जस्ट पढ़े थे कि कोशिका भित्ति तो थी लेकिन काइटिन की बनी थी मशरूम वाले टाइप में, फंजाई कवक वाले में। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कोशिका भित्ति तो होती है लेकिन सेलुलोज की बनी होती है इनमें, प्लांटी यानी पादप में। पादप यानी पौधे वाले जितने भी हैं ना, हमारे आसपास जो पौधे आपको दिखते हैं वो सारे जो हैं वो यूकेरियोटिक कोशिका प्रकार के होते हैं। उनकी कोशिका जो होती है यूकेरियोटिक प्रकार की होती है और कोशिका भित्ति उनमें सेलुलोज की बनी होती है जो उनको कठोरता प्रदान करता है। पोषण इनका कैसा होगा? तो स्वपोषी होंगे, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। आपको पता है कि हमारे एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स जो है यानी प्लांट ही हैं, जो पौधे के जो सूर्य के ऊर्जा को ना हमारे तक पहुंचाने में मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं और इन पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। शारीरिक जो संगठन है वो क्या होगा? तो बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। मल्टी सेलुलर का मतलब एक से ज़्यादा कोशिका से बने होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अब अंतिम जो हमारा पार्ट है वो है एनिमेलिया या जंतु। एनिमेलिया एनिमल्स, जो हम लोग जंतु, जीव जंतु में जो आते काउंट होते हैं हमारे आसपास के जीव जंतु और हम लोग सब। कोशिका प्रकार कैसा होगा? तो यूकेरियोटिक कोशिका से ही बना हुआ रहेगा। कोशिका भित्ति हम लोगों के अंदर नहीं होती। अगर कोशिका भित्ति हो तो हमारी जो स्किन होती है ना बहुत कठोर हो जाएगी। तो कोशिका भित्ति हमारे अंदर नहीं होता है क्योंकि हमारी स्किन तो मुलायम होती है। अब है पोषण हम लोग कहाँ से लेते हैं या जीव जंतु कहाँ से लेते हैं? तो हम लोग या जीव जंतु जो भी हैं जीव जंतु वो विषम पोषी होते हैं। विषम पोषी मतलब भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे पेड़ पौधे पे, जंतु उत्पाद पे, जहाँ पे भी निर्भर हों लेकिन खुद से भोजन नहीं बना सकते हैं। तो विषम पोषी ऐसे जीवों को कहा जाता है। शारीरिक संगठन क्या होगा? बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। हम लोगों में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, बहुकोशिकीय हम लोग होते हैं, जंतु भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्लांटी यानी पादप जगत का वर्गीकरण। जो हम लोग प्लांटी वाला पार्ट पढ़े थे उसी में पादप जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी। पादप जगत को शारीरिक संरचनाओं के विभेदन के आधार पर उप समूहों में बांटा गया है। पहला जो उप समूह है थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा किसको बोलते हैं? संरचना कैसी होगी? तो संरचना होता है शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता यानी थैलस।
इनके जो शरीर होते हैं जड़, तना और पत्ती में विभेदन यानी आप डिफरेंस नहीं देख पाते हैं। उदाहरण के लिए शैवाल जो स्पाइरोगाइरा होता है और यूलोथ्रिक्स जो होता है उसको इसके एग्जाम्पल में मान सकते हैं। थैलोफाइटा में जड़, तना और पत्ती में आप डिफरेंस नहीं देख पाते हैं। ना दूसरा जो होता है वो होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है, संरचना कैसी होगी? संरचना होती है कि तना और पत्ती जो है तना और पत्ती जैसी संरचना में विभेदन लेकिन संवहन तंत्र जो है अनुपस्थित होता है। यानी तना और पत्ती की संरचनाओं में तो आप अलग अलग देख पाएंगे, उनको तना और पत्ती अलग अलग आपको दिखेगी, आप डिफरेंस कर पाएंगे, लेकिन संवहन तंत्र यानी जाइलम और फ्लोएम वाला जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं होगा इनमें। यानी ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम जो है अनुपस्थित रहता है, नहीं रहता है। इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। उभयचर मतलब एम्फीबियंस, जैसे मेढक को उभयचर कहते हैं ना, मेढक को उभयचर मतलब दोनों जगह चलने वाले, उभय मतलब दोनों, चर मतलब चलने वाले, दोनों जगह रहने वाले। मेढक जैसे कि पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, तो उसको उभयचर कहते हैं। उसी तरह से ब्रायोफाइटा को पादप जगत का यानी प्लांट जो है, प्लांटी का उभयचर कहा जाता है, यानी एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। उदाहरण के लिए मॉस और मार्केंसिया जो है ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होता है, संरचना कैसी होगी? तो शरीर में जड़, तना और पत्ती में विभेदन होता है, यानी आप डिफरेंस कर पाएंगे, और संवहन तंत्र भी उपस्थित होता है। मतलब यहाँ पे संवहन तंत्र यानी जाइलम और फ्लोएम भी होगा, और जड़, तना और पत्ती में आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे। उदाहरण बहुत है, उदाहरण इनका है फर्न और हॉर्सटेल। फर्न और हॉर्सटेल जो है टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल में काउंट होता है। जड़, तना और पत्ती में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, यानी अलग अलग देख पाएंगे, और संवहन तंत्र यानी जाइलम फ्लोएम वाला जो पार्ट है वो होता है। अब इसके बाद है फेनारोगैम्स। फेनारोगैम्स ये क्या होता है? बीज उत्पन्न करने वाले पादप होते हैं, जिनमें सीड्स होता है। बीज उत्पन्न करने वाले पादप होते हैं। ये भी दो टाइप का होगा, एक होगा जिम्नोस्पर्म, एक होगा एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है? नग्न बीज फल के अंदर बंद नहीं होते हैं, मतलब बीज जो है फल के अंदर नहीं होंगे, बीज बाहर ही होगा। उदाहरण के लिए शाइकस और पाइनस, चीर, मतलब बीज आप बाहर ही देखेंगे, सीड्स फल के अंदर नहीं होगा। जैसे मैंगोज़ में सीड फल के अंदर होता है, वैसा नहीं होगा। एंजियोस्पर्म जो होगा वो क्या होगा? ढके हुए बीज होंगे, जैसे मैंगो एग्जाम्पल भी दे रहे थे। बीज फल के अंदर बंद होते हैं, इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं। पुष्पी पादप भी इन्हें कहा जाता है। बीज पत्र के आधार पर दो प्रकार के ये भी होते हैं, एक होता है एक बीज पत्री और दूसरा होता है द्विबीज पत्री। मैंगो एक एग्जाम्पल है आपको एंजियोस्पर्म का। और अगर बीज पत्र के आधार पर दो प्रकार के इनको कौन कौन से होंगे? बीज पत्र के आधार पर दो प्रकार के, तो एक बीज पत्री यानी मोनोकॉट्स और द्विबीज पत्री यानी डाइकॉट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमेलिया, जंतु जगत का वर्गीकरण। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट का जो किंगडम का वो क्लासिफिकेशन था, अभी हम लोग एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो एनिमेलिया यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया में जंतु जगत में शारीरिक संगठन, समरूपता और अन्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले तो संघ, फाइलम, फिर मुख्य लक्षण और उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहला जो है पोरीफेरा जिसको बोलते हैं, इनके मुख्य लक्षण क्या होंगे? छिद्र युक्त शरीर होगा, कोशिका स्तर का संगठन जो होता है स्पंज के जैसा होगा, यानी छिद्र युक्त शरीर और कोशिका स्तर का संगठन जो है स्पंज के जैसा होगा। दूसरा जो देखते हैं वो क्या है? सिलेंट्रेटा में मुख्य लक्षण क्या होगा? द्विस्तरीय होंगे और शारीरिक गुहा उपस्थित होता है, मतलब शारीरिक गुहा होता है। प्लेटीहेलमिन्थिस में क्या होगा? तो ये तीसरा है। और चपटे कृमि होते हैं, त्रिस्तरीय देह गुहा अनुपस्थित होता है, मतलब देह गुहा नहीं होता है। नेमेटोडा ये चौथा है। नेमेटोडा में क्या होगा? तो गोल कृमि ये होते हैं, ये फोर्थ है। गोल कृमि होते हैं, कूट देह गुहा होता है, यानी स्यूडोकोइलम होता है इनमें। एनिलिडा में क्या होता है? तो खंडों यानी सेगमेंट्स में बटा शरीर होता है। एनिलिडा में खंडों यानी सेगमेंट्स में बटा शरीर होता है, और वास्तविक देह गुहा इनमें भी होता है। ऑर्थोपोडा ये पांचवा था, ये छठा ऑर्थोपोडा
ऑर्थोपोडा में क्या होगा, सबसे बड़ा संघ है और संधिपाद होते हैं यानी जोड़े हुए पैर होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। मोलस्का इसके बाद है, सातवां मोलस्का है। मोलस्का में कोमल शरीर होंगे, कवच होगा यानी शेल होगा, शेल से ढका हो सकता है। एकाइनोडर्मेटा क्या होगा, तो कांटेदार त्वचा होगी और जल संवहन तंत्र इनमें होता है। यानी एकाइनोडर्मेटा में कांटेदार त्वचा भी होगी और जल संवहन तंत्र भी पाया जाता है। अब इसके बाद हमारा लास्ट जो है वो प्रोटोकार्डेटा है। प्रोटोकार्डेटा में क्या होगा, नोटोकार्ड उपस्थित होते हैं, नोटोकार्ड होता है। अब आते हैं इनके उदाहरण पे। पहले वाले का जो एग्जाम्पल था, उदाहरण था, वो था साइकॉन और यूप्लेक्लेटा यूप्लेक्टेला। दूसरा है, यानी पहले वाले में एग्जाम्पल साइकॉन और यूप्लेक्टेला है, दूसरे में हाइड्रा और जेलीफिश एग्जाम्पल होगा, तीसरा में जिसमें चपटे कृमि के बारे में पढ़े थे प्लेनेरिया और लीवर फ्लू होगा, चौथे में जो गोल कृमि और कूट देह गुहा के बारे में बताए थे वो एस्केरिश यानी गोल कृमि और वुचेरेरिया यानी फाइलेरिया की कृमि होती है, उसको क्या कहते हैं, वुचेरेरिया। और पांचवा होता है जिसमें खंडों में बटा शरीर पड़े थे तो केचुआ यानी अर्थवॉर्म होगा और जोंक होगा, लीच जिसको बोलते हैं। छठे में जिनमें सबसे बड़ा संघ और संधिपाद जोड़े हुए पैर वो पड़े थे तो कीट होता है इसमें, और मकड़ी होता है और झींगा होता है, प्रॉन जो मछली खाया जाता है। और सेवन में क्या है, घोंगा एग्जाम्पल हो जाएगा और सीप हो जाएगा, मसल्स। इसका ये मुख्य लक्षण क्या पड़े थे, कोमल शरीर होता था और कवच से ढका हो सकता था शरीर, तो घोंगा और सीप हो जाएगा। आठवां में तारामीन जो कांटेदार त्वचा और जल संवहन तंत्र पर पढ़े थे तो तारामीन यानी स्टारफिश और समुद्री अर्चिन होता है। उसके बाद लास्ट वाला जो पढ़े थे नोटोकार्ड जहाँ पे पढ़े थे उपस्थित होता है, नौमा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बैले कैट, उसका एग्जाम्पल होता है बैले नोग्लासस और हर्डमेनिया, ये दोनों होता है एग्जाम्पल उसका। अब लास्ट हमारा टॉपिक है कशेरुकी उपसमूह वर्टेब्रेटा सब फाइला। कशेरुकी यानी वर्टेब्रेट्स वास्तविक मेरुदंड जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है और आंतरिक कंकाल वाले जंतु होते हैं ये, जैसे हम लोग जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है जो खड़े हो सकते हैं, मेरुदंड उनकी होती है और आंतरिक कंकाल वाले जंतु होते हैं। पहला इसमें जो पढ़ेंगे वो मत्स्य पिशीज, ये क्या होता है, तो शरीर सल्कों या प्लेटों से ढका होगा, गल्फर यानी गील्स द्वारा उनका श्वसन होता है, इंपोर्टेंट है, और अंडे देते हैं। यानी इनकी विशेषता क्या क्या है, शरीर जो है सल्कों या प्लेटों से ढका होगा, पहला विशेषता है। दूसरा है कि गल्फरों यानी गिल्स द्वारा श्वसन करते हैं, और तीसरा है कि अंडे देते हैं। और इनकी हृदय जो होती है ना, 2 कक्षीय होती है, डबल चैम्बर इन 2 चैम्बर उनमें होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है उभयचर एम्फीबियंस। उभयचर एक एग्जाम्पल हम दिए थे मेढक, तो मेढक जो होता है वो चूँकि जल में भी रहता है और मिट्टी पे भी रहता है, भूमि पे भी और जल में भी रहता है, इसीलिए इसको उभयचर कहते थे। तो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। हृदय 3 कक्षीय होगा, 3 चैम्बर इसमें होगा। और उदाहरण मेढक अभी जस्ट बता रहे थे, और सैलामैंडर। तो उभयचर ये था। इसके बाद है सरीसृप रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का क्या होगा, शरीर सल्कों से ढका होता है और फेफड़ों से श्वसन करते हैं। अब आगे फेफड़ों से श्वसन करने वाले पे, तो शरीर सल्कों से ढका होगा और फेफड़ों से श्वसन करेंगे ये। हृदय जो है प्रायः 3 कक्षीय यानी मगरमच्छ में 4 कक्षीय होते हैं, लेकिन जनरली 3 चैम्बर वाला दिखेगा, लेकिन मगरमच्छ में 4 चैम्बर दिखता है। उदाहरण क्या हो जाएगा, तो सांप हो जाएगा, छिपकली हो जाएगा और मगरमच्छ हो जाएगा। उदाहरण में सांप, छिपकली और मगरमच्छ हो जाएगा। केवल मगरमच्छ में 4 कक्षीय यानी 4 चैम्बर वाले जो हृदय होते हैं हर्ट होता है, लेकिन जनरली 3 कक्षीय वाले ही पाए जाते हैं, 3 चैम्बर वाले। पक्षी, अब आते हैं एवीज पे। तो शरीर पंखों से ढका होता है और उड़ने के लिए अनुकूलित अग्रपाद होता है। शरीर जो है पंखों से ढका होता है और उड़ने के लिए अनुकूलित अग्रपाद यानी पंख बना हुआ होता है। हृदय 4 कक्षीय होते हैं, 4 चैम्बर वाले। और उदाहरण इनके क्या हैं, कबूतर हैं और गोरैया हैं, पक्षियों के एग्जाम्पल। अब स्तनधारी यानी लास्ट हम लोग के टॉपिक पे आ गए। स्तनधारी यानी मैमेलिया, त्वचा पर बाल होंगे, दुग्ध ग्रंथियाँ यानी मिल्क ग्लैंड्स होंगी,
और अधिकांश शिशु को जन्म देते हैं। अधिकांश जो है शिशु को जन्म देते हैं। और हृदय हमारी क्या होती है, 4 कक्ष यानी 4 चैम्बर वाली हृदय होती है। और उदाहरण कौन है, उदाहरण में क्या होगा, तो मनुष्य होगा, व्हेल होगा और चमगादड़ होगा। यानी स्तनधारी मैमेलिया का देख लेते हैं फिर से। त्वचा पर बाल होते हैं, दुग्ध ग्रंथियाँ होती है यानी मिल्क ग्लैंड्स होती है, अधिकांश शिशु को जन्म देते हैं और हृदय हमारे 4 चैम्बर वाले होते हैं। और उदाहरण क्या होगा, तो मनुष्य, व्हेल और चमगादड़। ये था इस चैप्टर का टोटल टॉपिक्स। ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग केयरफुली, subscribing, liking, sharing. A lot of thanks again and again.